हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। आज हम सीखेंगे अपने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की रिवीजन क्लास 3, जिसमें हम सीखेंगे हमारी लैंग्वेज क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने चैप्टर 3 की लैंग्वेज क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई थी, उस तरीके से ये आपको सारे चैप्टर की लैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 5 से 7 नंबर के आते हैं। शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, तो आपको इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बनाकर सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टेप लेता हूँ क्रमागत संख्या वाले सम्स। क्रमागत संख्या वाले सम्स, ये सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 कंडीशन लिखवाता हूँ, आपको उसको नोट करना है। कौन कौन सी वो कंडीशन? आपको फर्स्ट में लिखना है कि दो क्रमागत सम संख्या होती हैं 2x, सॉरी आप n में मानिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। 2n फर्स्ट है ये, और सेकंड है हमारी 2n प्लस की 2। ओके, जहाँ पर ये जो n है बिलोंग करता है हमारे पूर्णांकों से। जो n है पूर्णांक है, यहाँ पर 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे कुछ भी रख दो। अब मैं सेकंड लिखता हूँ दो क्रमागत विषम संख्या। आपको लिखनी है वो 2n प्लस की 1 और इज इक्वल टू बोल रहा हूँ, और दूसरी हमारे पास 2n प्लस की 3। दो है ये, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। इसमें भी n कहाँ बिलोंग कर रहा है? पूर्णांक में। और थर्ड मैं लिखता हूँ दो क्रमागत धन पूर्णांक, जो कि हमारा पहला x और सेकंड वाला x प्लस के 1 और थर्ड वाला x प्लस के 2, x प्लस के 3, क्योंकि पूर्णांक क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। चलिए कोई नहीं, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, आप n मान लेना, n इक्वल टू n प्लस के 1। ओके, अब ये आपको याद करना है, और मैं चलता हूँ आपको इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल किस तरीके से आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में? ये आते हैं इस तरीके से कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या लिखना है? यही लिखना है जो हमने ये मानक रूप इनके याद करे हैं। तो लिखिए आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक हमारा x और सेकंड हमारा x प्लस के 1, और इसने कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो इसका आगे हम क्या लिखेंगे? शर्त से या दिया है। लिखिए क्या लिखेंगे हम कि इन दोनों का जब मैं गुणनफल करता हूँ, दो क्रमागत धन पूर्णांक, अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूँ x इंटू एक्स प्लस के 1, तो इसका गुणनफल मेरे को क्या दिया है? 306। आपको सबसे पहले समीकरण बनानी है, तो मैं समीकरण बनाने पर चल रहा हूँ। जब मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर गुणा करने पर, और ये एक्स और ये इज इक्वल टू 306। अब मैं एक साइड में लेकर आऊँगा तो एक्स इज माइनस के 306। अब क्या हमारे पास द्विघात समीकरण मिली, और द्विघात समीकरण के हमने 5 से 6 क्वेश्चन करे भी हैं, आपने होमवर्क में भी करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने इस तरीके के, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। चलिए मैं एक बार इसको करता हूँ, क्योंकि जब बड़ी संख्या आ जाती है तो मैं एलसीएम कर लेता हूँ। 306, 2 2 5 10, और 2 3 6, 3 से कटेगा, फिर 3 5 50, और 3 1 3, 3 1 3 3 40, 3 9 9 2 80। अब देखिए 80 और 70 गुणा करने पर तो 306 आएगा, और माइनस करने पर आएगा 1। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के 18 माइनस के 17 एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हम अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक्स से गुणा करेंगे, माइनस के 17x माइनस के 306 इक्वल टू 0। तो जब मैं इन दोनों में कॉमन लूँगा तो क्या होगा? एक्स कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा एक्स प्लस के 18। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा -17 को, यहाँ पे बचेगा एक्स, माइनस को आ गया तो यहाँ पर होगा प्लस 18। और हमने इतने सारे क्वेश्चन में क्या सीखा था? अगर ब्रैकेट सेम तो आंसर हमारा सही। ब्रैकेट कोई कॉमन ले लो, ब्रैकेट कॉमन हमारा एक्स प्लस के 18 और ये वाला हमारा एक्स माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। फिर हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। एक्स प्लस के 18 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। इसका मान निकालेंगे तो माइनस के 18 आया। ओके, जब मैंने इसका मान निकाला तो आया माइनस के 17, सॉरी प्लस के। तो आप के दो आंसर निकलेंगे। जब आप एक्स का माइनस वाला मान निकाल रखोगे तो पूर्णांक आता है, पूर्णांक जब मैं रखता हूँ एक्स बराबर -18, तो एक्स और एक्स प्लस के 1 माइनस के 18, और यहाँ पर मैं +1 करूँगा तो माइनस के 17। ये एक कंडीशन से आया ये। जब मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ कि x बराबर प्लस के 17, एक्स और x प्लस के 1 क्या आएगा? 17 और ये 18।
इस तरीके से हमको पूर्णांक निकालने हैं। पहली कंडीशन देखिए हमने x बराबर -18 और x बराबर 17। ये हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, संख्या वाली पर, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। संख्या क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक को के वर्गों का योग 365 है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। चलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या क्या है। तो एक हमारा x और एक हमारा x प्लस के 1, दो क्रमागत धन पूर्णांक, सेकंड हमारा x प्लस 1। और हमको दिया है, क्या दिया है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्ग। सबसे पहले मैं इनका वर्ग करूँगा, फिर उसका योग करने पर मेरे को 365 प्राप्त होगा। ओके, तो पहले मैंने इसका भी वर्ग करा, इनको जोड़ना है, फिर इस वाले का भी मैंने वर्ग करा, और ये क्या है 365। अब क्या मेरे को इक्वेशन बना लेनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे पूर्णांक में, और आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू 365। x 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, और ये आएगा तो माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर प्लस के 2x जब 365 में से बन गया तो माइनस के 364। और मैंने आपको लिखा है कि अगर बड़ी इक्वेशन आ जाती है और सब में कॉमन हो तो आप कॉमन लेना, क्योंकि हम छोटे से छोटा करेंगे सोल्व। 2, क्योंकि मैथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना, अगर मैं इसमें लगा रहूँ तो लगा ही रह जाऊँगा। आप इसमें 2 कॉमन ले लेते हो तो 2x आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 3 1 3 3 8 60 2 टू द 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, प्लस के x माइनस के 18 2। तो आप इसके आगे मैं नहीं करूँगा, इसके आगे करोगे आप, और इसके जो आंसर आएंगे आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या आंसर आया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने पेपर सेट में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है। क्योंकि इसमें आपको 9th क्लास की भी चीज़ रिवीजन हो जाती हैं कि दूरी का सूत्र क्या है, समय का सूत्र क्या है, चाल का सूत्र। तो आप इन तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियस लेना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन उतारता हूँ, क्वेश्चन उतारने के बाद मिलता हूँ आपको। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसने कहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति रेलगाड़ी समान चाल में तय करती है। यदि 8 किलोमीटर की प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी 3 घंटे अधिक समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे मानना है, हमसे चाल पूछी तो मैंने माना रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले माना हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो अब क्या है, जब 8 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर की स्पीड कम हो जाती है, जब 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी तो रेलगाड़ी की चाल जब इसकी किसी ने चाल बदली तो 8 किलोमीटर कम कर दी। ये 8 किलोमीटर कम कर दी, तो मैं क्या करूँगा, इस चाल में से 8 किलोमीटर मैंने कम कर दी, तो मेरे पास 8 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बची चाल। अब देखिए, जैसे कि चाल का फॉर्मूला रहता है दूरी बटे समय। अब देखिए, अगर मैं समय का इसमें से निकालूंगा तो समय का होगा दूरी बटे चाल। ये बात समझने की, अगर आप ये बात समझिए तो आप इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए, क्या दूरी तो सेम है, दूरी हमारी इसमें देखिए, आप इस वाले फॉर्मूले में T1 निकालता हूँ, मैं T2 निकालता हूँ, दूरी तो मेरी समान है क्या, 480 किलोमीटर, और एक है मेरे पास चाल है x। ऐसे हमको इसमें करना है, दूरी समान 480 किलोमीटर, जबकि चाल होगी x माइनस 8। अब आप मेरे को ये बताइए, जैसे एक चाल से चल रहा था कोई, तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे चलता, पर मैंने उसकी चाल में स्पीड उसकी कम कर दी, वो माना कि किसी तेज़ स्पीड से चल रहा था, अब मैंने क्या कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर दी। तो आप बताइए, अगर मैं स्पीड कम करता हूँ तो जो दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब मैं धीरे चलूँगा तो मेरे को समय भी ज़्यादा लगेगा, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। अगर मैं तेज़ चलूँगा तो क्या मेरे को समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर मैं धीरे चला तो समय लगेगा ज़्यादा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि T2 बड़ा है और T1 छोटा है। ओके, तो इस तरीके से मैं T2 में से T1 को माइनस करूँगा, और इसने कहा है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3, ये कंडीशन बनानी है मेरे को। अब देखो, सबसे पहले आप ऐसे करके बना लीजिए, T1 दूरी बटे चाल। दूरी तो हमारी है, सेम ही दूरी है 480 किलोमीटर, और चाल है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी हमारी समीकरण 1। जब मैंने T2 निकाला, दूरी बटे चाल, तो निकालिए आप। T2 में क्या होगा, T2 बराबर
480, उसकी स्पीड में कम हुई थी तो x माइनस 8 बस। ये भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने कहा है कि दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं तो रेलगाड़ी की चाल। तो शर्त अनुसार अब यहाँ से देखिए, शर्त अनुसार क्या है, मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि T2 बड़ा है किस तरीके से, क्योंकि अगर हम धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और तेज़ चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो इसी तरीके से मैं करूँगा T2 को T1 में से माइनस, क्योंकि इसने कहा है कि अगर जब स्पीड कम होगी है तो पहले की स्पीड की तुलना में 3 घंटे अधिक लेती हैं। तो मैं T2 को T1 में से माइनस करूँगा, हो गया 3। अब क्या अपनी हमारे पास T2 का मान है, T1 का मान इसमें पुट करिए, x माइनस के 8 माइनस के 10। अब 10 का क्या है हमारे पास, ये रहा T1 का अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब आपको सोल्व करके इसकी बना लेनी है इक्वेशन और जो मान आए वो आपको रख देना है, पुट कर देना है, तो आपकी रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। सबसे पहले आपको इजी करना है, तो मैं इसमें से 480 को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ बचा x माइनस के 8 माइनस के 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो आप जितना अपने लिए छोटा कर सको कर दीजिए। जब एलसीएम करेंगे तो x माइनस के 8 क्रॉस वाला होगा यहाँ पर गुना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस के 8 का ब्रैकेट इक्वल टू 3 चल ही रहा है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे x माइनस के x माइनस प्लस 8। अगर इसमें करें तो हमने हुआ x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3। ओके, तो हम चलते आगे। इसमें के बाद क्या होगा, आप पहले यही देखिए कि x से x तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस के 8 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस के 8, बचता है 480 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कि यहाँ पर 1 है इंटू 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमने करी इसकी 3x स्क्वायर माइनस के 8 3 24x। तो इसके आगे क्या करते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं और x का मान निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस की 24x और ये आएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो इंटू 8। पर मैंने देखा इसमें 3 कॉमन है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस की 3 6 24 नहीं 3 8 24। अब यहाँ बचेगा 3 1 से 3 और 3 8 3 6 8 0 8। ये मैंने ले लिया 3 कॉमन और यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 0 का 0 6 8 6 0 8 4 कैरी 8 1 8 8 1 8 8 4 8। ये हो गई आपकी इक्वेशन और ये करके आपको सोल्व करना और जो भी x का मान आए वही हमारी चाल होगी। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको होमवर्क में ट्राई करके मेरे को बताना है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। ये क्या है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब क्या है कि यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी तय करने में 2 घंटे कम लेगी। अब देखो किसी एक स्पीड से चल रही थी अब क्या हुआ, एक नॉर्मल स्पीड से चली तब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, तो पहले लग रहा था कम ज़्यादा समय क्योंकि धीरे चल रही, तो क्या है स्पीड बढ़ गई तो समय इसमें लगेगा कम, पर इसमें क्या लगेगा समय इसमें लगेगा ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्पीड कम थी इसलिए लगा समय ज़्यादा और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसमें लगा समय कम लगा। तो इस पैटर्न से आप इसको सोल्व करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। मैं आपका आंसर का वेट करूँगा कि आपने आंसर सही करा है, तो मैं आपको जिस कमेंट में मैंने लाइक दे दी समझना उसका आंसर सही है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जो हैं आयु वाले सवाल, आयु वाले सम्स। ये वाले सम्स हमने चैप्टर 3 में भी करे थे, पर 4 के भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे क्वेश्चन उतारने के बाद। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, जैसे हमने उसमें पैटर्न सीखे थे वही पैटर्न इसमें है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। सबसे पहले हमने माना रोहन की आयु x वर्ष। अब इसने क्या कहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तथा मैं मान सकता हूँ कि माँ की आयु। अब आप बताइए, अगर रोहन की x है तो माँ है इससे 26 वर्ष बड़ी, तो मैं x में 26 जोड़ दूँगा तो ये निकल गया हमारी माँ की आयु। अब ये कहता है कि 3 वर्ष पश्चात का हमने क्या खेल सीखा है, 3 वर्ष पश्चात का खेल है ये कि पश्चात में हमेशा प्लस करते हैं, ओके। तो चलिए 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का गुणनफल मीन्स 3 वर्ष पश्चात मतलब कि दोनों की आयु में 3 वर्ष जुड़ेंगे। एक की आयु में 3 जुड़े तो x + 3 और दूसरे की आयु में 3 जुड़े x + 26 + 3, तो ये क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि इन दोनों की आयु 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है, मतलब कि गुणा दिया है, ये हमको दिया है। तो चलिए इसको पहले सोल्व कर लीजिए, 3x + 3 और ये क्या हो गया
एक्स प्लस के 29। ओके, इसका तो 360। अभी हमारे पास इक्वेशन बना लेंगे इसकी और हम आंसर निकाल देंगे इसका। पहले तो इसकी गुणा इन दोनों में, फिर 3 की गुणा इन दोनों में। चलो करिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 29x, एक्स स्क्वायर का 29x, 3x और 9 जो 27, 7 टू करिए 3 टू 6, 6 टू 87। चलिए ये हो गया हमारे पास और ये है 360। हम क्या करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 29 और 3 32 एक्स, ये आया प्लस के 87 है, ये आया तो माइनस के 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। 0 के बाद हम करते हैं कि सबसे पहले इसको पूरी इक्वेशन बनाओ। प्लस के 32x, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1 और ये 3 का 3 माइनस के इक्वल टू 0। चलिए मैं पहले इसका देखता हूँ कि इसके गुणनफल क्या होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, बाय मिस्टेक हमने 273 की जगह 213 लिख दिया, तो इसका ये है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 273 को, तो मेरे को आया था, भाई मैंने रफ में सोल्व करा तो मेरे पास आया है 39 × 7। जब मैं 39 की 7 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 273। अगर मैं 39 को 7 में माइनस करता हूँ तो 32 आता है। तो इस तरीके से आप सोल्व करने के बाद ये लिखिए 39 माइनस के 7x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। ये रफ का कार्य आप रफ में करना, तो टीचर पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 39x माइनस के 7x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूँगा, मेरे को एक्स कॉमन इन दोनों में, तो बचा एक्स प्लस के 39 माइनस के 7 कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस के 39 ही बचेगा, क्योंकि 7 3 28 और ये 7 3 21 और जाएगा यहाँ से 6 और 7 9 63 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम तो हमारा आंसर सही हो जाता है। ब्रैकेट कोई कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस के 39, यहाँ बचा एक्स माइनस के 7 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर अलग अलग रखते हैं। प्लस के 39 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस के 7 इक्वल टू 0। एक का मान है हमारे पास माइनस के 39, ओके, और एक का मान है हमारा प्लस के 7। तो आप एक बार बताइए, क्या किसी की आयु माइनस में हो सकती है? नहीं, तो इसको आप काट दीजिए। ऐसे मत काट देना, बस हमको पता है कि हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि आयु हमेशा क्या होती है, प्लस में। तो इसने पूछा है रोहन की वर्तमान आयु, तो लिखिए पहले रोहन की वर्तमान आयु हमने मानी थी x, और x का मान मेरे को पता चल गया है क्या है 7। तो इसका मान क्या हो जाएगा x वर्ष। जो मैं x का मान रखूँगा तो 7 वर्ष का है रोहन, 7 वर्ष की आयु रोहन की। बस ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अब मैं इस टाइप को दे देता हूँ नाम मिसकेलेनियस, क्योंकि इसमें अब टाइप्स नहीं है कि 3-4 प्रकार के एक साथ ही मिले हुए हैं। तो मैं इस एक्सरसाइज को नाम देता हूँ मिसकेलेनियस, जिसका मतलब होता है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जब भी किसी भी आकृति मतलब खेत वगैरह के क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि इसने कहा है कि एक आयताकार खेत है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो मेरे से पूछा है कि लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई मेरे से ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जैसे आपको पता है कि लंबाई का फॉर्मूला रहता है आयत का क्षेत्रफल रहता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। सबसे पहले मेरे को लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, तो मैं मानता हूँ चौड़ाई x, माना कि चौड़ाई है x क्यों माना, क्योंकि इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। अगर मैं चौड़ाई को x मान रहा हूँ तो लंबाई को 2 गुना कर दूँगा, तथा लंबाई क्या बोला इसने, देखो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई है x तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 1 अधिक का मतलब प्लस 1 अधिक है, ओके। और इसने क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। मेरे पास लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी, और क्षेत्रफल क्या होता है इन दोनों की गुना दिया है। क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल मेरे पास 528 और लंबाई है x और चौड़ाई है मेरे पास 2x प्लस के 1। आप इसको सीधे करके लिख लीजिए, आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं x वाली साइड को इस साइड रखता हूँ, x 2x प्लस के 1 और यहाँ पर हमारा 5 to 8 करिए, इसकी गुणा करते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x, और इसको ले लेता हूँ मैं माइनस की 5 to 8। वीडियो हमारी हो जाएगी ज़्यादा लोग, तो इसलिए इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो इतना तो आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर आया है। चलते हैं मिसकेलेनियस के सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन उतारता हूँ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है।
तो अन्य भुजा ज्ञात करो तथा ये त्रिभुज समकोण हो तो समकोण है। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। इसमें कहा है कि जो हमारी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण दिए दिया है। तो पूछा है कि अन्य भुजा ज्ञात करो, अन्य भुजा ज्ञात करो, और ये समकोण है। इसने कहा है कि ये क्वेश्चन समकोण है। तो आप ये देखिए समकोण में क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का। आपको चित्र का ज्ञान होना चाहिए। एक कोण होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा रहती है कर्ण, ठीक है। और कर्ण का मान इसने दिया है कि 13 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने कहा जो इसकी ऊंचाई है, ये जिसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। अगर मैं आधार को x मान लेता हूँ तो इसकी ऊंचाई में कर दूंगा x - 7। तो सबसे पहले जो हमने माना है वो लिखिए। माना समकोण का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ये हमने माना, तथा ऊंचाई भी तो हमने मानी है, क्या है x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि इस आधार का मान क्या होगा। तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उसके अनुसार क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ओके, तो मेरे पास जो मान है मैं सब इसमें पुट कर दूंगा और मेरा मान मिल जाएगा। कर्ण हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब है मेरे पास x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार पास मेरे पास x तो इसका स्क्वायर 13 होता है 169, इसका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये प्लस का x स्क्वायर। सबको एक साइड ले लीजिए, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x हो गया, प्लस के 49 चली रहा था और ये आया तो माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 1 का 1 माइनस के इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया कि कभी भी जब कॉमन हो तो कॉमन आपको हटा देना चाहिए। x स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा 7x, और यहाँ बचा 60, और जो ये 2 था यहाँ होकर चलिए कॉमन में। तो आपको इसका x का मान निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो x का मान ही हमारे आधार का मान होगा, तो कमेंट में आपको इसका भी मान बताना है, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़ना ना भूलें। मेरे चैप्टर 5 की रिवीजन क्लास आएगी कल 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।